तो यूएनजीए में भाषण के बाद ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध पर अपनी रणनीति बदल दी है। ट्रंप यूक्रेन के पक्ष में मजबूती से खड़े हो गए हैं। ट्रंप ने कहा है कि नेटो सीमा में प्रवेश करते ही रूस के जेट और ड्रोन्स गिरा दिए जाएंगे। ट्रंप के इस रुख के साथ ही यूरोप तीसरे विश्व युद्ध का मैदान बनने की ओर बढ़ रहा है। यूरोपीय देश नेटो के पूर्वी छोर यानी रूसी सीमा पर न्यूक्लियर हथियार की तैनाती पर विचार कर रहे हैं और इसके साथ ही लंबे परंपरागत युद्ध के लिए बड़े हथियार खरीद की जा रही है। देखिए ट्रंप का शूट एट साइट ऑर्डर कैसे रूस के नेटो के बीच जंग का कारण बन सकता है। यूरोप के नेटो देशों ने फैसला कर लिया है कि रूस की आक्रामकता और दुस्साहस को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेटो प्रमुख और अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया है कि अब अगर रूस के जेट और ड्रोन्स यूरोपीय देशों की वायु सीमा में घुसपैठ करते हैं तो जंग की चिंगारी लपटों में बदल सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ शूट एट साइट का ऑर्डर जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि यूएनजीए की बैठक खत्म होते ही तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। रूस को लेकर ट्रंप ने यूएनजीए में भाषण और उसके बाद ज़ेलेंस्की से मुलाकात में ट्रंप ने अपना रुख बदला है। अब ये साफ हो गया है कि ट्रंप पुतिन के खिलाफ आर पार की जंग के मूड में हैं और नेटो प्रमुख ने भी ये संकेत दे दिए हैं। यूरोप के देशों में घुसपैठ और खतरा बढ़ता जा रहा है। 20 से 23 सितंबर के बीच कई यूरोपीय देशों के एयरपोर्ट साइबर अटैक और ड्रोन मंडराने की वजह से बंद रहे। अब रिपोर्ट है कि 23 सितंबर की रात नॉर्वे के ओस्लो में धमाके हुए हैं। आशंका है कि धमाके ग्रेनेड से किए गए। रूस के बढ़ते आक्रामक रुख और संदिग्ध धमाकों, संदिग्ध घुसपैठ के कारण यूरोप के देश चिंता में हैं। डेनमार्क में संदिग्ध ड्रोन नजर आने के बाद प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने कहा है कि डेनमार्क के आसमान में जो कुछ हुआ उससे रूस नेटो का युद्ध भड़क सकता है। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद डेनमार्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे बड़ा खतरा है। यूरोप के नेटो देश मिलकर रूस की घुसपैठ रोकने की तैयारी कर रहे हैं। नेटो प्रमुख ने कहा है कि अगर जरूरत महसूस हुई तो रूसी जेट और ड्रोन्स को निसंकोच गिरा दिया जाएगा। नेटो प्रमुख ने संकेत दे दिए हैं कि अगर रूसी ड्रोन और जेट्स की घुसपैठ जारी रही तो अब जवाबी कार्रवाई होगी। बाल्टिक देशों ने अपनी सेना को आदेश भी दे दिए हैं कि रूसी जेट और ड्रोन अपने एयर स्पेस में दिखते ही गिरा दिए जाएं। तो बाल्टिक देशों ने रूस के साथ जंग की तैयारी कर ली है। लिथुआनियाई रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। लिथुआनिया के रक्षा मंत्री ने कहा है कि रूसी ड्रोन की घुसपैठ हुई तो पलटवार तय। लिथुआनिया ने अपनी सेना को रूसी ड्रोन गिराने का आदेश दे दिया है। इसी तरह का फैसला एस्टोनियाई रक्षा मंत्रालय ने किया है। अगर रूसी जेट उसकी वायु सीमा में घुसपैठ करते हैं तो मिसाइल हमले किए जाएंगे। एस्टोनियाई सेना को रूसी जेट गिराने की छूट दे दी गई है। बाल्टिक देशों ने यह फैसला रूस के मिग 31 जेट की घुसपैठ के बाद किया है। एस्टोनिया में रूस के 3 मिग 31 फाइटर जेट की घुसपैठ वॉशिंगटन में इस वक्त सबसे गंभीर मुद्दा है। युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अमेरिका इस मामले पर नजर बनाए हुए है।
बाल्टिक देशों के साथ साथ स्वीडन के रक्षा मंत्रालय ने भी ऐलान कर दिया है कि अब अगर संदिग्ध ड्रोन या रूसी जेट उसकी वायु सीमा में नजर आए तो उन पर एयर डिफेंस सिस्टम से पलटवार तय है। बाल्टिक देश अब रूस के खिलाफ न्यूक्लियर तैनाती करने के लिए भी तैयार है। एस्टोनिया ने ब्रिटेन से अपील की है कि वो अपने F-35 जेट उसके एयरबेस पर तैनात करे। यूनाइटेड किंगडम के परमाणु हथियार तैनात करने के लिए एस्टोनिया के दरवाजे हमेशा खुले हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अब ब्रिटेन की सेना को युद्ध के मैदान में उतारने का समय आ गया है। युद्ध विराम हो या ना हो, लेकिन यूके को अपनी सेना यूक्रेन में उतार देनी चाहिए। हालांकि जर्मनी ने रूसी जेट गिराने और यूक्रेन में सेना उतारने के विचार को खारिज किया है, लेकिन बर्लिन ने भी लंबी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने नया डिफेंस बजट जारी किया है। जर्मनी ने 83 बिलियन यूरो यानी 865 करोड़ रुपए की हथियार खरीद का ऐलान किया है। ज्यादातर हथियार यूरोप की हथियार निर्माता कंपनियों से ही खरीदे जाएंगे। यूरोप ने परंपरागत मोर्चे से लेकर न्यूक्लियर मोर्चे तक युद्ध की तैयारी तेज कर दी है। यूरोप की परमाणु शक्ति ब्रिटेन ने नई परमाणु सबमरीन अपनी नौसेना को सौंप दी है। और ब्रिटेन ने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन HMS एगामेम्नॉन कमीशन कर दी है। यह सबमरीन न्यूक्लियर मिसाइल से हमले भी कर सकती है। इसे ब्रिटेन के बरो इन फर्नेस डॉकयार्ड से लॉन्च किया गया। खुद किंग चार्ल्स ने इस सबमरीन का कमीशनिंग वारंट पढ़ा। समारोह में राज परिवार के अहम लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही रॉयल नेवी के 500 नौसैनिकों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में इतना गंभीर संकट कभी नहीं खड़ा हुआ था। रूस के आक्रामक रुख से यूरोप के देश डरे हुए हैं। यूरोप के देश जंग टालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को मदद रोके बिना जंग टालना नामुमकिन है। अगर यूरोप के देश अमेरिका से हथियार खरीदकर यूक्रेन को देते रहे तो जंग लंबी नहीं खिंचेगी, बल्कि बहुत जल्द महासंग्राम में बदल सकती है और यूरोप के कई देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ट्रंप में गजब का परिवर्तन आया है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से पहली मुलाकात में युद्ध विराम का दबाव बनाया था। अलास्का में पुतिन को खामोशी से सुनते रहे, लेकिन अब अचानक ट्रंप 180 डिग्री घूमकर रूस को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने रूसी सेना को कागज का शेर तक कह दिया है और यह ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन न सिर्फ अपने इलाके मुक्त करा सकता है, बल्कि उससे आगे भी जा सकता है, यानी रूसी इलाकों पर कब्जा भी कर सकता है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को हौसले से भर दिया है तो वही पुतिन को चेतावनी दे दी है। अब माना जा रहा है कि युद्ध के फाइनल और विध्वंसक फेज की शुरुआत होने वाली है। जनवरी के बाद पहली बार ज़ेलेंस्की के चेहरे पर ऐसी तसल्ली है और दिल में चट्टान सी मजबूती। साढ़े 3 साल के इस युद्ध में जीत की ऐसी उम्मीद शायद ही पहले जगी हो। रूस से मुकाबले के दौरान ऐसा हौसला शायद ही पहले कभी मिला था। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बहादुर आदमी कहा है, यूक्रेन की लड़ाई को सम्मानजनक कहा है। अब ट्रंप की इन बातों का नतीजा देखिए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को ट्रंप ने क्या क्या कहा, इसकी जानकारी यूक्रेन पहुंची तो सेना का हौसला दुगुना तिगुना हो गया। और तब से यूक्रेन रूस पर बारूद बरसा रहा है।
ट्रम्प ने जता दिया है कि रूस को अब बारूद के साथ कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। ट्रम्प यूक्रेन के साथ नजर आए, नेटो देशों को रूसी विमानों को गिरा देने की बात कही और रूस के खिलाफ इस मुहिम में यूरोपीय देशों से मदद भी मांगी है। ट्रम्प ने कहा है कि यूरोप को भी रूस से गैस और हर तरह का व्यापार रोकना होगा। रूस को लेकर ट्रम्प की सोच में गजब का परिवर्तन है, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर 3 के आरंभ का संकेत भी दे रहा है, क्योंकि ये एक बड़े जंग की शुरुआत करा सकता है। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार के बीच ट्रम्प को अलास्का की बैठक भी याद है और पुतिन का खुद को महाशक्तिशाली दिखाने वाला अंदाज भी। लेकिन अब तक ट्रम्प समझौते की राह पर थे, इसलिए शायद खामोश थे। ट्रम्प ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ट्रम्प भले ही युद्ध विराम की कोशिश में है, लेकिन अमेरिका ही सुपर पावर था, सुपर पावर है और रहेगा। आप ट्रम्प की सोच को इस तरह से समझ सकते हैं। ट्रम्प ने वेनेजुएला के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर ली है, नेवी तैनात है। तालिबान ने ट्रम्प की बात अनसुनी की तो उसे अंजाम भुगतने की धमकी दे दी। ट्रम्प और पुतिन के साथ भी उसी अंदाज में पेश आने वाले हैं। न्यूयॉर्क में ट्रम्प के बदले अंदाज में कहे गए कुछ शब्दों ने चंद मिनटों में नेटो की एकता, यूरोप की ताकत को दर्शाया है, तो वहीं यूक्रेन की जीत का ऐलान भी इन शब्दों में है। रूस की सैन्य शक्ति और आर्थिक स्थिति को समझने के बाद मुझे लगता है यूक्रेन यूरोपीय संघ की मदद से अपने मूल स्वरूप के लिए लड़ने और जीतने की स्थिति में है। ट्रम्प ने अभी से यूक्रेन की जीत का भरोसा जताया है। समझ लीजिए कि यूक्रेन को अब हर तरह की मदद मिलेगी, वो चाहे यूरोप से हो या अमेरिका से, और यही ट्रम्प के हृदय परिवर्तन का सबसे बड़ा असर भविष्य में दिखने वाला है। ट्रंप के आशीर्वाद से ज़ेलेंस्की यूक्रेन के इलाकों को कब्जा मुक्त कराने का मिशन शुरू कर सकते हैं, जिसके बाद डोनेट्स्क में रूसी सेना पर भीषण प्रहार हो सकता है। लुहांस्क को मुक्त कराने के लिए अमेरिका के घातक हथियार यूक्रेन भेजे जा सकते हैं। खार्किव में भी रूसी फौज पर यूक्रेन हावी हो सकता है। सूमी को कब्जा मुक्त कराने के साथ यूक्रेनी फौज यहां से आगे कुर्स्क की तरफ बढ़ सकती है। खरसोन के कुछ इलाकों पर भी कब्जा है। निप्रो किनारे भीषण जंग छिड़ सकती है। ज़ैपोरिजिया तो सबसे अहम है, यहां यूरोपीय देश पूरी ताकत से हमला करवा सकते हैं। ट्रंप में बदलाव के बाद यूक्रेन को क्या फायदे हो सकते हैं, यह समझिए। पहला तो यह कि अब अमेरिका खुलकर यूक्रेन की मदद करेगा। अमेरिका से खुफिया जानकारी देने की रफ्तार तेज हो जाएगी, जिससे रूसी सेना पर सटीक प्रहार होंगे। ट्रंप खुद हथियार सप्लाई को मंजूरी भी दे सकते हैं। अमेरिका एयर डिफेंस से यूक्रेन को नया कवच दे सकता है। यूक्रेन ट्रंप के आशीर्वाद से अपना रिकैप्चर प्लान शुरू कर सकता है। लेकिन ट्रंप का इशारा यहीं तक रुकने का नहीं है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को जीत की पताका रूस के भीतर तक फहराने की इजाजत दे दी है। ट्रंप ने भरोसा जताया है कि यूक्रेन अपने देश को उसके मूल स्वरूप में वापस लाने में सक्षम होगा, और कौन जानता है, शायद उससे भी आगे बढ़ जाएगा। जिस पुतिन के सम्मान में ट्रंप ने रेड कारपेट बिछवाया था, बम्पर से सलामी दिलवाई थी और गर्मजोशी से स्वागत किया था, अब वही ट्रंप रूस की सेना को कागज का शेर कह रहे हैं। शायद ये पुतिन के उस धमकी का जवाब है जिसमें उन्होंने रूस को हर महाशक्ति से लड़ने के लिए तैयार बताया था।
ट्रंप का ये हृदय परिवर्तन ज़ेलेंस्की के लिए संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि जब भी यूक्रेन के मूल स्वरूप की बात आती है तब क्रीमिया का जिक्र भी आता है। क्या अब ट्रंप क्रीमिया के नाम पर पुतिन को झुकाने का प्लान शुरू कर सकते हैं? तो क्रीमिया पर भले ही रूस का कब्जा है, लेकिन ज़ेलेंस्की इसे यूक्रेन का हिस्सा मानते हैं और क्रीमिया पर लगातार हमले हो रहे हैं। ट्रंप पुतिन को सबक सिखाने के लिए क्रीमिया को मुक्त कराने का अभियान शुरू कर सकते हैं। यह पुतिन को झुकाने का सबसे असरदार प्लान हो सकता है। क्रीमिया अब नेटो का मिशन भी बन सकता है और कई देश यूक्रेन के बहाने रूस से इसे छीनने का अभियान शुरू कर सकते हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को जीत का आशीर्वाद तो दे दिया है, लेकिन क्या सिर्फ प्रेशर के लिए है या फिर वाकई ऐसा होने वाला है? हालांकि 3.5 साल में यूक्रेन साबित कर चुका है कि रूस के लिए जीत इतनी आसान नहीं है। अब अगर अमेरिका और नेटो की मदद से यूक्रेन भीषण युद्ध की शुरुआत करता है तो भारी तबाही आ सकती है। रूस बाल्टिक देशों पर हमला कर सकता है, यूरोप तक जंग की आग फैल सकती है। रूस अमेरिका के बीच भी जंग की शुरुआत हो सकती है। लेकिन ट्रंप इसकी परवाह इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि रूस की ताकत को 3.5 साल से देखा जा चुका है। अमेरिका और नेटो ने हमेशा यूक्रेन पर हथियार देने को लेकर कई तरह के नियमों और पाबंदियों का पालन किया है। लेकिन पुतिन यूरोप और अमेरिका के साथ जिस हद तक रिश्ते बिगाड़ चुके हैं, उसके बाद माना जा रहा है कि अब रूस को झुकाने का रण आरंभ होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो यूक्रेन में रूस के जबरदस्त हमले तब शुरू हुए जब ट्रंप के आदेश पर ज़ेलेंस्की और उनकी सेना ने रूसी धरती पर अब तक का सबसे बड़ा और भीषण हमला कर दिया। यूक्रेनी सेना ने एक साथ रूस के 10 शहरों में धावा बोला। अब यूक्रेनी फोर्स रूस में नए तरीके से हमले कर रही है। अब ड्रोन और मिसाइलों के साथ साथ बारूदी बलून से भी विस्फोट किया जा रहा है। सवाल यही है कि आखिर इस बलून ब्लास्ट के पीछे ज़ेलेंस्की और उनकी सेना का प्लान क्या है? जलते ऊर्जा ठिकाने, धधकते सैन्य अड्डे, भस्म होती फैक्ट्रियां, लपटों में घिरी इमारतें, आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर। ये तस्वीर यूक्रेन की नहीं बल्कि रूस की है। यूक्रेन के जबरदस्त हमले के बाद रूस के 10 शहरों में इसी तरह विनाश की भयावह आग लगी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को रूस में लंबी दूरी के हमले की अनुमति दे दी है। अमेरिका ने न सिर्फ अनुमति दी बल्कि हथियारों की सप्लाई भी तेज कर दी है। ट्रंप का साथ और आशीर्वाद मिलने के बाद ज़ेलेंस्की के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने रूसी ऊर्जा ठिकानों पर नए सिरे से हमले शुरू कर दिए। यूक्रेन एक तरफ रूस के एनर्जी सेक्टर को जला रहा है तो दूसरी तरफ रूस के 6 प्रांतों पर कब्जे का अभियान तेज कर दिया है। यूक्रेन रूस के किन 6 प्रांतों पर कब्जा करना चाहता है, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ज़ेलेंस्की के उस बैलून प्लान को समझिए जिसके जरिए वो रूसी धरती पर नॉन स्टॉप ब्लास्ट कर रहे हैं। यूक्रेन अब नई रणनीति के तहत हमले कर रहा है।
ज़ेलेंस्की सेना न सिर्फ ड्रोन से बल्कि बारूदी गुब्बारे से भी विस्फोट कर रही है। जी हां, तो अब यूक्रेनी फोर्स रूस में बारूदी गुब्बारे भेजकर ब्लास्ट कर रही है। यूक्रेन ने रूस में हमले की रणनीति बदल दी है। यूक्रेन ने बीती रात पहली बार रूस में गुब्बारों से सीरियल धमाके किए। स्वॉर्म ड्रोन अटैक के साथ ही गुब्बारों से विस्फोट किए जा रहे हैं। यूक्रेनी सेना गुब्बारों में बारूद भरकर रूस के शहरों में भेज रही है। ये गुब्बारे जमीन पर आकर जोरदार ब्लास्ट कर रहे हैं, जिससे रूस को नुकसान पहुंच रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बारूदी गुब्बारे के जरिए यूक्रेन रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को भ्रमित कर रहा है। यूक्रेनी सेना नई रणनीति के तहत रूस के शहरों में जबरदस्त बारूदी वज्रपात कर रही है। यूक्रेन ने रूस के नोवरोसिस्क नेवल बेस पर एक के बाद एक कई धमाके किए। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के हमले को रोकने में नाकाम रहे। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में नेवल बेस का एक हिस्सा बर्बाद हो गया। यूक्रेन के हमले के बाद नोवरोसिस्क में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। सालाबत में यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को भी जला दिया। समारा में यूक्रेन ने रूसी रिफाइनरी को एक बार फिर टारगेट किया। ब्रियांस्क में यूक्रेन के हमले की वजह से रिफाइनरी ठप हो गई। हमले के बाद अस्त्राखान प्लांट पर भी तेल उत्पादन ठप है। रोस्टोव में यूक्रेन ने रूसी सेना के हथियार गोदाम को जला दिया। क्रास्नोदर में यूक्रेन ने रूसी सेना के ट्रेनिंग ग्राउंड को बर्बाद कर दिया। यूक्रेन ने पावर ग्रिड को ध्वस्त किया तो कुर्स्क के 2 इलाकों में ब्लैकआउट हो गया। बेलगोरोद में यूक्रेन ने रूस के पावर स्टेशन को तबाह कर दिया। एनर्जी सेक्टर पर हमले की वजह से रूस के तेल उत्पादन क्षमता में इतनी कमी हो गई है कि उसका तेल व्यापार 5 साल में सबसे नीचे चला गया है। रूस में तेल की किल्लत हो रही है। पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। यूक्रेन ने युद्ध भूमि में भी रूसी सेना को जबरदस्त चोट पहुंचाई। खेरसोन में यूक्रेन ने Su-27 से बमबारी कर रूस की कमांड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। हालांकि खेरसोन में दूसरे फ्रंट पर यूक्रेन का हमला सफल नहीं हो सका। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन को तबाह कर दिया। डोनेस्क में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के ठिकाने को बर्बाद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कई फ्रंट पर जबरदस्त हमला करते हुए यूक्रेन ने रूसी धरती पर कब्जा अभियान तेज कर दिया है। तो ट्रंप का साथ और आशीर्वाद मिला तो यूक्रेन ने रूस के 6 प्रांतों पर कब्जे का अभियान लॉन्च कर दिया। ब्रियांस्क, कुर्स्क, बेलगोरोद, वोल्गोग्राद, रोस्टोव और क्रास्नोदर, ये रूस के वो 6 प्रांत हैं जो यूक्रेनी सीमा से सटे हुए हैं। अब ज़ेलेंस्की सेना इन्हीं 6 प्रांतों पर कब्जे के लिए हमला कर रही है। रिपोर्ट तो यह भी है कि कई प्रांतों में यूक्रेनी फोर्स दाखिल भी हो गई है। अब सवाल यही है कि क्या ज़ेलेंस्की की सेना अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएगी। यूक्रेन ने रूस के 6 प्रांतों में कब्जे का बारूदी अभियान लॉन्च किया तो रूसी सेना ने यूक्रेन को रोकने का मिशन शुरू कर दिया। रूसी सेना ने अब ज़ेपोरिज़िया प्लांट पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस के हमलों की वजह से इस वक्त ज़ेपोरिज़िया बुरी तरह जल रहा है। माना जा रहा है कि ज़ेपोरिज़िया प्लांट पर हमला कर रूस यूक्रेन और यूरोप को एटमी रेडिएशन से डराना चाहता है। हमले की वजह से ज़ेपोरिज़िया प्लांट में 10वीं बार ब्लैकआउट हो गया है। अगर बिजली जल्द ही बहाल नहीं हुई तो प्लांट का कूलिंग सिस्टम ठप हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो प्लांट के रिएक्टर पिघल जाएंगे। यूरोप में रेडिएशन फैल सकता है। ज़ेपोरिज़िया में रूस के हमले की वजह से कई घर बर्बाद हो गए। खार्किव में रूसी सेना ने 20 मिनट में 17 ब्लास्ट किए। हमलों में यूक्रेन के ठिकाने और कई घर तहस नहस हो गए। डनीप्रो में रूस ने यूक्रेनी फोर्स की पोस्ट को समाप्त कर दिया। जाहिर है रूस और यूक्रेन में अब जो जंग हो रही है उसका विस्तार यूरोप तक होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।
तो रूस यूक्रेन जंग के बीच दुनिया के 5 अलग अलग ब्लू जोन में युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। नॉर्वेजियन सी में नेटो और रूस के वॉरशिप आमने सामने, तो बाल्टिक सी में स्वीडन और पोलैंड रूस को चुनौती दे रहे हैं। बैरेंट सी से लेकर ब्लैक सी तक ऐसे हालात बन चुके हैं जहां रूस और यूरोप के कई देश आमने सामने। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या तीसरा विश्व युद्ध और उसकी शुरुआत ब्लू जोन से हो सकती है। काला सागर में आसमान से अमेरिका रूस की हर हरकत पर नजर रख रहा है। नॉर्वेजियन सी में नेटो देशों के जहाज गश्त कर रहे हैं। इस रूट से गुजरने वाले हर रूसी शिप पर नजर रखी जा रही है। बैरेंट सी में रूस के जहाज आने वाले संभावित खतरे को टालने के लिए गश्त कर रहे हैं। बाल्टिक सी में पोलैंड और स्वीडन के बीच इतिहास का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। गल्फ ऑफ फिनलैंड में यूरोपीय देशों के जहाज भेजने की तैयारी है। दुनिया के मानचित्र पर मौजूद इन 5 समंदर के इलाकों में तनाव बेहद ज्यादा बढ़ चुका है। हर जगह टेंशन के केंद्र में है रूस, जिसे रोकने के लिए नेटो देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर घेराबंदी तेज कर दी है। दुनिया के 5 समंदर में हालात कितने ज्यादा बारूदी हो चुके हैं आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ब्लैक सी से सटे क्रीमिया की लेटेस्ट रिपोर्ट आपको बताते हैं, जहां यूक्रेनी हमले बेकाबू हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने क्रीमिया पर भीषण हमले किए हैं। क्रीमिया में यूक्रेन का टारगेट रूस के नौसेना अड्डे और क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाला कर्च ब्रिज था। यूक्रेन ने रूस के नोवरोसिस्क पोर्ट और सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर अटैक किया। यहां नेपच्यून और फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल से हमले किए गए। दावा है कि कई मिसाइलें नेवल बेस को हिट करने में सफल रहीं, जिससे यहां काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के टारगेट पर क्रीमिया में मौजूद रूस की 40वीं कमांड फोर्स का मुख्यालय भी था। यहां यूक्रेन ने फ्लेमिंगो मिसाइलों से हमले किए। यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइल से मुख्यालय की इमारत में एक बड़ा गड्ढा हो गया, जिसे सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है। मेड इन यूक्रेन मिसाइलें और ड्रोन की कामयाबी से यूक्रेन के हौसले बुलंद हैं। ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि उनके हथियारों के सामने रूसी डिफेंस नाकाम है। यूक्रेनी नेवी के प्रवक्ता दिमित्रो प्लेतेंचुक ने अपने एक बयान में कहा, रूस की ब्लैक सी फ्लीट का बचना बेहद मुश्किल है। रूस के पास अब सिर्फ 2 विकल्प बचे हैं। पहला, अपने नौसैनिक बेड़ों को तबाह होने दे। दूसरा, अजोव और काला सागर से इन्हें हटा लें। ब्लैक सी में तनाव बेहद ज्यादा बढ़ चुका है। समंदर के इस इलाके में अमेरिका की मौजूदगी ने स्थिति को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। दावा है कि अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन ब्लैक सी पर आसमान से नजर रख रहा है। रूसी नेवी की काला सागर में होने वाली हर गतिविधि पर अमेरिका की नजर है। माना जा रहा है कि क्रीमिया में यूक्रेनी मिसाइलों और ड्रोन की कामयाबी के पीछे अमेरिका के जासूसी ड्रोन से मिलने वाले सीक्रेट इनपुट हैं, जिससे आने वाले वक्त में रूस और अमेरिका के बीच तनाव बेहद ज्यादा बढ़ सकता है। ब्लैक सी के अलावा नॉर्वेजियन और बैरेंट सी में रूस और नेटो देशों के बीच टेंशन हाई है। इसकी वजह है यूरोपीय संघ का 19वां प्रतिबंध पैकेज। EU ने रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है।
यूरोपीय संघ ने रूस से एलएनजी गैस की आयात पर रोक लगा दी है। इसके अलावा 118 रूसी जहाजों पर बैन लगाया गया है। यूरोपीय संघ के इस फैसले की वजह रूस को आर्थिक मोर्चे पर कमजोर करना है, लेकिन इससे नॉर्वेजियन और बैरेंस सी में स्थिति गंभीर हो गई है। दरअसल रूस के जिन 118 जहाजों पर प्रतिबंध लगाया गया है वो उसकी शैडो फ्लीट का हिस्सा है। ये आर्कटिक से एलएनजी गैस लेकर दूसरे देशों तक पहुंचाते हैं। रूस के एलएनजी उत्पादन का बड़ा हिस्सा आर्कटिक में मौजूद है। यहां से शैडो फ्लीट के जहाजों में एलएनजी भरी जाती है। ये जहाज बैरेंस सी और नॉर्वेजियन सी के जरिए अलग अलग देशों तक जाते हैं। जहाजों के प्रतिबंध से यहां तनाव बेहद ज्यादा बढ़ गया है। बैरेंस सी में रूस के नौसैनिक जहाज शैडो फ्लीट को सुरक्षा दे रहे हैं। ऐसे में अगर बैरेंस सी से नॉर्वेजियन सी में इनकी एंट्री के वक्त यहां तैनात नेटो जहाज इन्हें रोकते हैं तो यहां नेटो और रूस की नेवी आमने सामने आ सकती है। बाल्टिक सी में भी रूस के खिलाफ घेराबंदी शुरू हो चुकी है। यहां पोलैंड और स्वीडन की मिलिट्री एक्सरसाइज जारी है। समंदर में दोनों देशों के युद्धपोत दुश्मन को तबाह करने की ड्रिल कर रहे हैं। पोलैंड और स्वीडन के बीच गॉटलैंड सेंट्री युद्धाभ्यास जारी है। यह दोनों देशों का एक साथ पहला द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। यह एक्सरसाइज 25 सितंबर तक चलने वाली है। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य रूस की बाल्टिक सी में बढ़ती गतिविधियों को चुनौती देना है। साफ है, ब्लैक सी से लेकर बैरेंस सी तक रूस और नेटो के बीच टेंशन बेहद ज्यादा बढ़ चुकी है। किसी भी पक्ष की जरा सी गलती समंदर में इतिहास की सबसे बड़ी जंग छेड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से ट्रंप ने जो कुछ भी बोला वो उनकी फ्यूचर प्लानिंग की झलक मानी जा रही है। इसी मंच से ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। इसके बाद आशंकाएं बढ़ने लगी हैं कि क्या एक बार फिर ईरान पर हमले करने की तैयारी, क्या अमेरिका खुद ईरान पर हमला करने वाला है या फिर इजरायली सेना को इसके संकेत दिए गए, क्योंकि ट्रंप के भाषण के दिन ही ईरान के सुप्रीम लीडर ने खुद कहा कि ईरान की यूरेनियम संवर्धन क्षमता का कोई मुकाबला नहीं है। सवाल यह है कि क्या ईरान ने अंडरग्राउंड परमाणु कार्यक्रम फिर शुरू कर दिया है और क्या कुछ ही दिन में ईरान पर फिर एक अटैक होगा? क्या अमेरिका को ऐसी खुफिया जानकारी मिल चुकी है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया? क्या ईरान के खिलाफ एक बार फिर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर या ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू होने वाला है? ये सभी संकेत 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में यूएनजीए के मंच से दिए गए ट्रंप के भाषण से मिले। ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में लंबा भाषण दिया और इसमें करीब 1.5 मिनट ईरान पर खर्च किए। ट्रंप ने आतंक के साथ पाकिस्तान के गठजोड़ को भूलते हुए ईरान को आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक बताया और उसके परमाणु कार्यक्रम पर भी कड़े शब्द कहे। इसीलिए माना जा रहा है कि ईरान पर एक बार फिर हमले हो सकते हैं। ट्रंप के भाषण के बाद माना जा रहा है कि ईरान के खिलाफ एक बार फिर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया जा सकता है या फिर इजरायली वायुसेना ऑपरेशन राइजिंग लायन जैसे हमले फिर शुरू कर सकती है। इससे पहले 22 जून को अमेरिका ने ईरान पर हमले करके उसके परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए थे। ईरान भी इस आशंका से घिरा हुआ है कि इजराइल या अमेरिका फिर से हमले कर सकता है।
इसीलिए ईरान ने अपनी वायुसेना को अपग्रेड करने का मिशन तेज कर दिया है। 23 सितंबर को नए MiG-29 तेहरान पहुंच चुके हैं। रूस ने ईरान को ये MiG-29 जेट दिए हैं। कुछ दिनों बाद ईरानी वायुसेना को Su-35 जेट भी मिलने वाले हैं। ईरान किसी भी संभावित युद्ध की तैयारी में जुट गया है। इसके साथ ही ईरान ने फिलिस्तीन के समर्थन में आ चुके यूरोपीय देशों के साथ भी डिप्लोमेसी तेज कर दी है। 25 सितंबर को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान की स्नैपबैक मुद्दे पर मुलाकात होनी है। ईरान चाहता है कि 2015 के JCPOA समझौते के तहत उस पर स्नैपबैक प्रतिबंध लागू न हो और फ्रांस इस समझौते का सदस्य देश है। JCPOA समझौते पर ईरान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी और यूरोपीय संघ ने हस्ताक्षर किए थे। अमेरिका पहले ही इस समझौते से खुद को बाहर कर चुका है, जबकि EU के पास स्नैपबैक को लागू करने की शक्तियां नहीं है। ऐसे में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने स्नैपबैक प्रक्रिया लागू करने का प्रस्ताव रखा है, जबकि ईरान, रूस और चीन ने इसे खारिज कर दिया है। इसीलिए ईरान फ्रांस के संपर्क में है ताकि उसका समर्थन भी हासिल किया जा सके। हालांकि अकेला फ्रांस भी स्नैपबैक लागू नहीं कर सकता। स्नैपबैक के लिए UNSC में प्रस्ताव लाना जरूरी है और स्थायी सदस्य रूस, चीन वीटो लगा सकते हैं। इसलिए ईरान पर प्रतिबंध लगाना आसान नहीं होगा और यही वजह है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर एक बार फिर हमलों की आशंका बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र चल रहा है, जहां ट्रंप सदन को संबोधित करने पहुंचे, लेकिन इसी दौरान कभी UN मुख्यालय का एस्केलेटर खराब हुआ तो कभी टेलीप्रॉम्प्टर ने काम करना बंद कर दिया। सवाल है कि यह महज संयोग था या फिर ट्रंप के खिलाफ कोई षड्यंत्र। अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार UNGA को संबोधित किया, लेकिन इस दौरान ट्रंप को 2 अप्रत्याशित बाधाओं का सामना करना पड़ा। नंबर 1, ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया के एस्केलेटर पर चढ़ते ही उसमें खराबी आ गई। नंबर 2, UNGA में संबोधन के दौरान ट्रंप के टेलीप्रॉम्प्टर ने काम करना बंद कर दिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया UN हेडक्वार्टर पहुंचे थे, जहां ट्रंप का भाषण होना था। व्हाइट पैंट सूट पहने फर्स्ट लेडी मेलानिया ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फोटोग्राफर्स के अनुरोध पर तस्वीरें खिंचवाई। ट्रंप ने मुस्कुराते हुए फोटोग्राफर्स को थैंक यू कहा और फिर पत्नी के साथ एस्केलेटर पर चढ़ गए, लेकिन अगले ही सेकंड एस्केलेटर रुक गया। एस्केलेटर के अचानक रुकने से ट्रंप और मेलानिया को थोड़ा झटका लगा, जिसके बाद अमेरिका की फर्स्ट लेडी और ट्रंप को रुके हुए एस्केलेटर पर पैदल चलकर ऊपर जाना पड़ा। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने UN जनरल असेंबली में बोलना शुरू किया, जिसके कुछ देर बाद उनके टेलीप्रॉम्प्टर ने भी काम करना बंद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने मजाकिया लहजे में UN की आलोचना की और UN मुख्यालय की इमारत और उसके उपकरणों पर सवाल उठाए। हालांकि टेलीप्रॉम्प्टर से जुड़े आरोपों का जवाब UNGA की प्रेसिडेंट ने ट्रंप के सामने ही दे दिया। कैसे, आप खुद सुनिए। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप के भाषण के बाद उन्होंने इंडोनेशिया की राष्ट्रपति को पोडियम पर आमंत्रित भी किया। ऐसे में अब ट्रंप के टेलीप्रॉम्प्टर बंद होने से जुड़े दावों पर सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सवालों के घेरे में एस्केलेटर का बंद होना भी है। दरअसल इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र का जवाब सामने आया है, जिसके मुताबिक एस्केलेटर बंद होने की वजह डोनाल्ड ट्रंप का फोटोग्राफर हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है, फोटो और वीडियो लेने की कोशिश में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का ही एक वीडियोग्राफर राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी से पहले एस्केलेटर पर चढ़ गया। वीडियोग्राफर दोनों की तस्वीरें लेने के लिए पीछे की ओर चल रहा था। जब फर्स्ट लेडी और राष्ट्रपति ट्रंप ने एस्केलेटर पर पहला कदम रखा, तब वीडियोग्राफर सबसे ऊपर पहुंच गया। उसी समय एस्केलेटर अचानक रुक गया। शायद वीडियोग्राफर ने ही एस्केलेटर के टॉप पर मौजूद स्टॉप मैकेनिज्म को चालू कर दिया हो। UN हेडक्वार्टर में जो कुछ हुआ, अब उसे लेकर खुद ट्रंप ही सवालों के घेरे में आ गए हैं। सवाल उठ रहे हैं, क्या UN में शामिल देशों की फिलिस्तीन को मान्यता पर खींच की वजह से ट्रंप ने झूठ बोला? क्या ये सब एक षड्यंत्र का हिस्सा था? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।